हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 31 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल को समझेंगे और इसके सही पढ़ने के तरीकों को देखेंगे। और मैं ग्रामेटिकल अप्रोच को भी यहाँ पे साथ साथ लेकर चलता रहूंगा, उसके वर्ड क्लासिफिकेशन को भी। और न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका और सही से समझने का क्या तरीका है, प्रोसेस है, उसको भी मेरा एक पर्पस है इसको डील करने का। मैं मिलता हूं आपके सेशन के लास्ट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है क्लियरेंस इन रिवर्स ऑन टॉप कोट पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस। इसका मतलब क्या है? क्लियरेंस का मतलब होता है मंजूरी देना इन रिवर्स। तो मंजूरी जो है वो रिवर्स में है, उल्टा है, अधर में है। ऑन टॉप कोट, कोड पर। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस, फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, क्लियरेंस का मतलब होता है मंजूरी। यानी कि इस मंजूरी को बाद में, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, बाद के मंजूरी को अभी भी इसका क्लियरेंस नहीं हुआ, अधर में लटका हुआ है, दैट इज द मीनिंग। इसके सब हेडिंग को समझते हैं। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियाज नोट फॉर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मस्ट नॉट बी रीड एज अ सपोर्टिव फॉर एमनेस्टी स्कीम। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इस पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की मंजूरी को एमनेस्टी स्कीम को सपोर्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम का मतलब माफी योजना। एमनेस्टी स्कीम का मतलब यहाँ पे है माफी योजना। इसको माफी योजना के सपोर्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बस ये उसका क्या है, एक हामी भरा एक अप्रूवल है जो दिया दिया गया है। सो दैट इज द मीनिंग। नाउ India's environmental impact assessment regime rests on a single sequencing rule. A project must be appraised before the pickaxe pierces the ground, not after the building is operational. तो इसको समझते हैं। भारत का इंडियाज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये देख सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस से यूज हुआ है। भारत का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिजीम, रिजीम का मतलब होता है शासन, न्याय, राइट। तो कहा जा रहा है भारत का इन्वायरमेंट डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम एक ही सर्विसिंग रूल पर टिका है। सिक्वेंसिंग रूल कहने का मतलब कर्म निर्धारण, अरेंजमेंट और ऑर्डर, डिसऑर्डर और कंफ्यूजन इसके क्या है, एंटोनिम्स है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो कहा जा रहा है भारत का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिजीम रेस्ट ऑन, निर्भर करता है, अ सिंगल सीक्वेंसिंग रूल पर, एक सिंगल ऑर्डरिंग रूल पर, यानी कि निर्धारक नियम पर आधारित करता है। अ प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेज्ड, एक प्रोजेक्ट को अप्रेज्ड किया जाना चाहिए। अप्रेज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, मूल्यांकन किया गया। एसेस्ड और इवैल्यूएटेड, इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड क्या है, इसके एंटोनिम्स है, उसको नजरअंदाज कर देना। अप्रेज किया जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिफोर, बिफोर यहाँ पे प्रपोजिशन के पहले। द पिक्स एक्स पियर्सेस द ग्राउंड, पिक्स एक्स का मतलब ऐसा होता है फावड़ा, कुदाल जिसको कहते हैं। पियर्सेस, पियर्सेस यहाँ पे वर्ब है, भेदना या जिसको खोदना भी कह सकते हैं। पेनिट्रेट्स, पंक्चर्स, स्पार्स आर वर्ड्स, नजरअंदाज करना, छोड़ देना। द ग्राउंड नॉट आफ्टर द बिल्डिंग इज ऑपरेशनल, तो कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पहले ही मूल्यांकित किया जाना चाहिए। किसके पहले? द पिक्स एक्सपियर्सेस द ग्राउंड, पिक्स एक्स जो कुदाल जो है ग्राउंड को खोद रहा है, जमीन को खोद रहा है। नॉट आफ्टर बिंग बिल्डिंग इज ऑपरेशनल, उसके बाद नहीं कि जब बिल्डिंग बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार है या ऑपरेशनल है, उसमें कार्य हो रहा है, उस तब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को किसी भी काम को होने के पहले उसकी जांच करनी चाहिए। ये नहीं कि वो काम प्रोजेक्ट तैयार हो गया और उसके बाद वो जांच बैठा है। तो एडिटर का मतलब यहाँ पर ये हो गया। ऑपरेशन का मतलब संचालन में है। फंक्शनिंग और एक्टिव, नॉन फंक्शनल इनएक्टिव, यानी कि वो क्या, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, दैट इज द एंटोनिम्स।
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुलाई 29 ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जुलाई 29 को एक ऑर्डर है फ्रॉम ए बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा दिया गया है? लेड, लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड, यानी कि जो बेंच है, जजों की जो एक समूह है, जिसको संचालित किसके द्वारा किया गया? सूर्यकांत के द्वारा। ऑन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, किसके ऊपर? पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के ऊपर, पूर्व में जो वास्तविक मंजूरी है उसको, उसके ऊपर। अफर्म्स दैट, पुनः पुष्टि करता है, ये वर्ब है, ऑपरेशनल एडजेक्टिव है, और अफर्म्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है। पुष्टि करता है, कंफर्म्स, रेटिफाइज, डिनाइज और रिजेक्ट, जिसको इनकार करना, नजरअंदाज करना, इसका एंटोनिम्स है। अफर्म्स करता है यानी कि पुष्टि करता है, दैट, की रिलेटिव प्रोनाउन है, रूल इवन इज इट फॉलो इट आउट, यानी कि जो नियम है यहां तक कि इसको क्या कर रहे हैं? खोखला करते हैं। किसको खोखला करते हैं? ये जो आगे नियम की बात की जाए कि किसी भी चीज को पता लगाना है तो उसके शुरुआती दौर में पता लगाना चाहिए, ना कि वो ऑपरेशन है, संचालित है या बनकर तैयार हो गया है या वो चीज घटित हो गया है उसके बाद पता लगाना चाहिए। तो ये इस रूल को खोखला करता है। फॉलोज यहाँ पे वो है, फॉलोज का मतलब यहाँ पे खोखला करना, एम्प्टीज और अंडरमाइंस, और इसका जो एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन एंड फिल्स, यानी कि जोरदार बनाना, मजबूती प्रदान करना। बाय क्वेश्चनिंग द 21 ऑफिस मेमोरेंडम व्हाइल leaving the door open for the center to legalize violation through a statutory notification. The court's distinction between an administrative order and a notification is effectively a fig leaf, a procedural nicety dressed up as a respect for environmental norms. इसको समझते हैं। भले ही वह उसे खोखला कर दे, follows it। 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो ज्ञापन है, स्मृति पत्र, मेमोरियल, मेमो जिसको कहते हैं, कैंसिल करके, जबकि सेंटर के लिए एक स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन के जरिए वायलेशन को लीगल बनाने का उदाहरण खुला छोड़कर कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और नोटिफिकेशन के बीच का अंतर असल में एक दिखावा है। तो कहा जा रहा है कि बाई क्रॉसिंग द 2021 ऑफिस मेमोरेंडम, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या है? रद्द करना, कैंसलिंग, एनुलिंग, वैलिडेटिंग और अप्रूविंग, फिर से उसको तैयार करना, वैलिडेट करना। इस मेमोरेंडम को खारिज करते हुए, 2021 के मेमोरेंडम को, ऑफिस मेमोरेंडम को खारिज करते हुए, जबकि लिविंग द डोर ओपन फॉर द सेंटर टू लीगलाइज वायलेशन, और दूसरी तरफ क्या दिखा रहा है? लिविंग द डोर, यानी डोर को खुला छोड़ते हुए, डोर ओपन फॉर द सेंटर, किसके लिए? सरकार के लिए, टू लीगलाइज वायलेशन थ्रू, यानी कि वायलेशन को, गैर नैतिक या गैर कानूनी अनैतिक को लीगलाइज करते हुए, थ्रू अ स्टैच्यूटरी नोटिफिकेशन। स्टैच्यूटरी कहने का मतलब वैधानिक सूचनाओं के द्वारा उसको लीगलाइज करते हुए, यानी बाध्य करते हुए। द कोर्ट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड अ नोटिफिकेशन, कोर्ट ने क्या किया है? दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया है, मतभेद किया है। किसके बीच में? एन एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप के बीच में और एक नोटिफिकेशन के रूप में। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक ऑर्डर जो है, आदेश है, उसके बीच में, और एक जो नोटिफिकेशन है, एक सूचना है, आदेश है, उसके बीच में। प्रशासनिक का मतलब होता है ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेटिक, और इसका एंटोनिम्स क्या है? प्राइवेट और पर्सनल, निजी, व्यक्ति। वायलेशन का मतलब उल्लंघन, जिसको ब्रीचेज ऑफेंसेस कहते हैं, और इसका एंटोनिम्स है कंप्लायंस, अडेयरेंस, इसका पालन करना, बंधे रहना। स्टैच्यूटरी का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? वैधानिक, लीगल, लीगलाइज्ड, और इसका जो एंटोनिम्स होगा इनफॉर्मल, यानी कि अनऑफिशियल कह सकते हैं, अवैधानिक कह सकते हैं, ठीक है, इलीगल कह सकते हैं, अनैतिक भी कह सकते हैं। तो ये कोर्ट के उस रवैये को दिखाता है कि कोर्ट ने क्या है? प्रशासनिक ऑर्डर को और नोटिफिकेशन के बीच में क्या है? मतभेद किया है। इज इफेक्टिवली अ फिग लीफ, ये क्या है? पूरी तरीके से एक फिग लीफ है, दिखावटी आवरण है, जो कि कानून के दिखावे को, यानी कि गैर कानूनी रवैये को दिखाता है। अ प्रोसीजरल नाइसिटी ड्रेस्ड अप एज अ रिस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, और ये क्या है? एक प्रोसीजर को, प्रोसीजरल नाइसिटी कहने का मतलब प्रक्रियात्मक बारीकी, जिसको टेक्निकलिटी और फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, और इसका जो एंटोनिम्स होगा सब्सटेंस और इसेंशियल, जो जरूरी है, निहित है,
ड्रेस्ड अप एज अ रिस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंटल नॉर्म्स, जिसने क्या है बस ये दिखाया है, ड्रेस्ड अप का मतलब यहाँ पे तैयार कर देना, एक रिस्पेक्ट के रूप में, एक ऑनर के रूप में, किसके लिए? एनवायरमेंटल नॉर्म्स के लिए, यानी पर्यावरण के लिए जो नियम है उसके लिए क्या, एक दिखावे के रूप में इसको तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट ने जब इसकी सुनवाई की कि भैया जब किसी चीज का आपको उजागर करना है, किसी इलीगल चीज का, तो आप पहले ही कीजिए, शुरुआती तौर में कीजिए, ना कि जब वो बन के तैयार हो जाए या संचालन किया जाए तब किया जाए। तो हालांकि कोर्ट ने इसके लिए भी एक रास्ता निकाल दिया कि कोई भी जो नियम है उसको वायलेशन कर किया जा सकता है, सेंटर के द्वारा, सेंटर कर सकती है, जो कि 2021 में मेमोरेंडम को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया, जहां पर आप इस चीज को कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। द डीपर प्रॉब्लम दैट जजमेंट does not confront in dissonance between the state level appraisal machinery and the centrist law। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, डीपर यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम नाउन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि द जजमेंट डज नॉट कन्फ्रंट, जजमेंट ये नहीं दिखाता है, किसको? डज नॉट कन्फ्रंट इज दैट, इज किसके लिए आया है? द डीपर प्रॉब्लम के, इसका जो वर्ब है यहाँ पे इज है, ध्यान रखिएगा, और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका क्लाउज यहाँ से ये है, जजमेंट डज नॉट कन्फ्रंट। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी समस्या जिसका यह फैसले का जिक्र नहीं है, वह है राज्य स्तर की मूल्यांकन मशीनरी और केंद्र के कानून के बीच का अंतर। राज्य के बिटवीन किसके? डिसोनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? डिसोनेंस का मतलब असंगति, इनकंसिस्टेंसी, डिस्कॉर्ड, अनियमितता जिसको कह सकते हैं, हार्मनी और अकॉर्ड, उसका पालन करना, सामंजस्य करना, ये दैट इज द एंटोनिम्स। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब, अप्रेजल मशीनरी का मतलब मूल्यांकन तंत्र, असेसमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, मैकेनिज्म, और नेग्लेक्ट और इन अटेंशन, नजरअंदाज करना। तो बिटवीन किसके बीच में? स्टेट लेवल अप्रेजल के और स्टेट लेवल अप्रेजल मशीनरी और सेंटर्स लॉ जो केंद्र के नियम है, इसके दोनों के बीच में उसने क्या है? अंतर कर दिया है, डिसोनेंस कर दिया है। ठीक है, असंगति यहाँ पे पैदा कर दी है। व्हेन स्टेट FIA अथॉरिटी, थोड़ा इसको क्लियर कर दूं मैं, व्हेन स्टेट EIA अथॉरिटी, एक्सपर्ट कमिटीज एंड पॉल्यूशन बोर्ड routinely discover violation only after a highway, port or a steel plant is built। अब वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है, जब स्टेट EIA अथॉरिटीज, EIA की जो अथॉरिटीज है और एक्सपर्ट कम्युनिटीज हैं, एंड पॉल्यूशन बोर्ड नियमित रूप से, रूटीनली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नियमित रूप से, ये एडवर्ब है, रेगुलरली, हैबिचुअली, और इसका एंटोनिम्स क्या? ओकेजनली, रेयरली, कभी कभार, डिस्कवर करते हैं, ढूंढते हैं वायलेशन को, यानी कि उसकी कमियों को, अवैधता को, ओनली आफ्टर अ हाईवे, पोर्ट और स्टील प्लांट, बंदरगाह, स्टील प्लांट, ये जो कल कारखाने वो बनाए जाते हैं तब उसका उजागर करते हैं। डिस्कवर का मतलब क्या? उजागर करना, वायलेशन को उजागर करना, यानी कि डिस्कवर का मतलब खोजना, उजागर करना, फाइंड, अनकवर, हाइड और कंसील, छिपा देना, निहित रखना, दैट इज द एंटोनिम्स। ठीक है, वो उजागर कब करते हैं? जब वो प्लांट, वो बंदरगाह, वो हाईवे बनकर तैयार हो गया है, तब ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उसको उजागर करते हैं कि इसमें ये कमियां हैं। आई होप इट इज क्लियर। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस स्टॉप्स बीइंग एन एक्सेप्शन एंड बिकम्स द डिजाइन। अब ये जो पोस्ट फैक्टो है, यानी पहले के जो मंजूरी है, स्टॉप बीइंग एन एक्सेप्शन, बस एक क्या है? एक एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में बन के रह जाते हैं। बिकम्स द डिजाइन, और ये एक डिजाइन के रूप में, डिजाइन का मतलब यहाँ पे क्या है? कह सकते हैं रोल मॉडल के रूप में बन जाते हैं, दूसरों के लिए क्या है? रोल मॉडल बन जाते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स आर नाउ अप्रेज्ड एज अ फेट अकम्पली। अब ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स, वो क्या? फेट अकम्पली का मतलब स्थापित तथ्य, डन डील, अकम्पलिश्ड एक्ट, और अनफिनिश्ड और अनसेटल्ड, जिसको पूरा नहीं किया गया और जिसका सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है। That these are the antonyms। आगे कहा जा रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन अब तथाकथित या तयशुदा, जो पहले से तय है, के तौर पर किया जाता है। जो पहले से फैक्ट अकम्पली कहने का मतलब जो पहले से तय किया गया है, स्थापित तथ्य जो पहले से तय किया गया है, उसके आधार पर इसको किया जाता है। देयर इकोलॉजिकल कॉस्ट, इकोलॉजिकल कॉस्ट कहने का मतलब पारिस्थितिक, एनवायरमेंटल, नेचुरल, नेचुरल जो उसका कॉस्ट है, लागत है,
इसका एंटोनिम हो गया आर्टिफिशियल और मैनमेड, कृत्रिम और इंसान के द्वारा बनाया गया। देयर आर्टिफिशियल कॉस्ट वेट ओनली वंस डेमोलिशन वुड कॉस्ट मोर देन एब्सोल्यूशन। तो कहा जा रहा है उनकी इकोलॉजी लागत का अंदाजा तभी लगाया जाता है जब उन्हें गिराने में बरी होने से ज्यादा खर्च आएगा। अब क्या है, एडिटर ये कह रहे हैं कि इनका जो एक्चुअल कॉस्ट है, लागत है, तब पता चलता है कि जब उसको गिराना होगा, उस बिल्डिंग को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराना होगा और उनको बरी करने से ज्यादा उस पर ज्यादा लागत लगाई। कब पता चलता है? जब ये केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट जब अपना फैसला सुनाती है कि भाई उसको गिरा दो, उस बिल्डिंग को हटा दो, तो पता चलता है कि उनको बरी करने से, गिराने बनाने से ज्यादा इनको बरी करने में, यानी खर्चा इनको गिराने में और उसको बरी करने में, इस केस को खत्म करने में खर्चा आएगा। द कोर्ट रीजंस दैट गवर्नमेंट में फ्रेम environmental amnesty schemes much as they do for tax defaults। तो एमनेस्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? एमनेस्टी का मतलब, एब्सोल्यूशन का मतलब मुक्ति, दोष मुक्त, पार्डन, एक्सोनरेशन, ब्लेम और कंडेमनेशन, निंदा और ब्लेम करना, दोषारोपण करना। एमनेस्टी का मतलब होता है दया योजना, पार्डन, फॉरगिवनेस, स्कीम जिसको कह सकते हैं, पनिशमेंट और पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब एक प्रकार का क्या है? पनिशमेंट यानी कि दोषी ठहराना, सजा देना, पेनल्टी लगाना उस पर। दैट दीज आर द एंटोनिम्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ठीक वैसे ही कोर्ट का तर्क है कि सरकार है टैक्स डिफॉल्ट के लिए पर्यावरण माफी स्कीम बना सकती है। कोर्ट यहाँ पे तर्क दे रही है, रीजन दे रही है कि गवर्नमेंट में फ्रेम का मतलब स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बना सकती है क्या? इन्वायरमेंटल एमनेस्टी, पर्यावरण दया योजना बना सकती है, स्कीम बना सकती है, मच एज दे डू फॉर टैक्स डिफॉल्ट, जैसा कि वो टैक्स के लिए बनाती है, टैक्स के लिए कर याचना बनाती है ना, उस तरीके से वे क्या है, उन लोगों के लिए भी, यानी कि प्रशासनिक लोगों के लिए भी, और इन्वायरमेंटल एमनेस्टी, पर्यावरण याचना योजना भी बना सकती है ताकि उनको माफ किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कोर्ट के आदेश में भी कितना भेदभाव है, रेगुलरिटीज को यह दिखा रहा है। बट द लॉजिक, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये है, अगर समझा जाए, दैट जस्टिफाइज regularizing an unauthorized colony for electoral gain cannot be transposed onto works that carve into forest and flood plains। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। रेगुलराइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नियमित, बैद बनाना, ये वर्ब है। एमनेस्टी नाउन है यहाँ पे। ऑथोराइजिंग और लीगलाइजिंग, प्रोहिबिटिंग और बैनिंग, प्रतिबंधित करना, बैन लगाना, दीज आर एंटोनिम्स। ट्रांसपोज्ड का मतलब स्थानांतरित करना, ट्रांसफर्ड, अप्लाइड, फिक्स्ड और रिटेन, हमेशा के लिए बनाए रखना, स्थापित कर देना, अस्थायी कर देना। कार्व का मतलब है तराशना, कट, चीजर, काटना, अलग करना। प्रिजर्व और लीव, छोड़ देना, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षण करना, दैट इज द एंटोनिम। फ्लड प्लेन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बाढ़ के मैदान, ये नाउन है। कर्व यहाँ पे वर्ब है। ट्रांसपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। रिवर प्लेन्स, लो लैंड्स, और इसके एंटोनिम्स क्या है? अपलैंड्स और हाईलैंड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ी, हाईलैंड्स। अब इसको समझते हैं। लेकिन चुनावी फायदे के लिए किसी अनाधिकृत कॉलोनी को रेगुलर करने को सही ठहराने वाला तर्क जंगलों और बाढ़ के मैदानों में काटे गए कामों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एडिटर ये कह रहा है, लेकिन यहाँ इसमें लॉजिक ये है, जस्टिफाइज, जिसको न्याय संगत किया जाता है, किसके लिए? रेगुलराइजिंग एंड अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, किसी भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को, इलीगल कॉलोनी को सही ठहराना, किसके लिए? अपने चुनावी फायदे के लिए सही ठहराना। कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट, ये इस पर स्थापित नहीं किया सकता, इस पर लागू नहीं किया सकता। किस पे? ऑन टू वर्क्स दैट कार्व इनटू फॉरेस्ट एंड फ्लड प्लेन्स, जो फॉरेस्ट जंगल काटे गए हैं, फ्लड प्लेन्स जो यूज किए गए हैं, ये बातें सेम नहीं है, ये इस पर आधारित नहीं हो सकती। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। इन्वायरमेंटल साइंस एग्जिस्ट एज अ डिसिप्लिन प्रिसाइसली टू इंसिस्ट ऑन interconnectedness, the plant, animal, human and microbial system are bound together। तो पर्यावरण साइंस एग्जिस्ट करता है, पर्यावरण विज्ञान एक ऐसे विषय के तौर पर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। तो एग्जिस्ट यहाँ पे वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एनवायरमेंटल साइंस, ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है।
एज अ किस रूप में, एज प्रिपोजिशन है, अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ विषय, अनुशासन, ये नाउन है। फील्ड, ब्रांच, और इसका एंटोनिम है इनडिसिप्लिन और अनियमितता, परेशानी, ये इसके एंटोनिम्स है। प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब यहाँ पे हो गया ठीक ठीक, एग्जैक्टली, सही तरीके से, ये एडवर्ब है। टू इंसिस्ट ऑन इंटरकनेक्टेड, यानी कि पर्यावरण विज्ञान जो है ये मौजूदा डिसिप्लिन, प्रिसाइजली, ठीक ठीक रूप से अनुशासन को इंसिस्ट करता है, बताता है, इंटरकनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया जाए, दैट प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोबियल सिस्टम आर अबाउंड टुगेदर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट डैमेज टू वन प्रोपगेट्स थ्रू ऑल, और दैट डैमेज टू वन प्रोपगेट्स, एक को खतरा पहुंचाना, प्रोपगेट्स थ्रू ऑल, ये सभी को खतरा पहुंचा सकता है। प्रोपगेट्स का मतलब प्रसारित होना, आगे बढ़ना, स्प्रेड, फैलना, डिसइमिनेट्स, रिस्ट्रिक्ट्स और सप्रेस, दबाना, रिस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंधित करना, दैट दीज आर द एंटोनिम्स। इंटरकनेक्शन का मतलब परस्पर जुड़ाव, इंटर रिलेशन, लिंकेज, आइसोलेशन एंड डिसकनेक्शन। आइसोलेशन का मतलब अकेला, अलगाव जिसको कहते हैं, डिसकनेक्शन का मतलब जिसमें कोई जुड़ाव ना हो। दीज आर एंटोनिम्स। तो ये बताता है कि एक खतरा होने से, किसी एक को खतरा होने से, ये सबके लिए क्या होगा, खतरे का सबब बन जाएगा, सबके लिए खतरनाक होगा। थ्रू ऑल, a wasteland is not an unregistered plot to be regularized on payment of a fee। आगे कहा जा रहा है वेटलैंड, एक वेटलैंड कोई अनरजिस्टर्ड जगह नहीं है, प्लॉट नहीं है। अनरजिस्टर्ड का मतलब पंजीकृत ना हो, जिसका रजिस्ट्रेशन ना किया गया हो। अनसेंसर्ड, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर और रिकॉर्डेड, जिसका पंजीकृत किया गया हो। प्लॉट नहीं है। टू बी रेगुलराइज्ड ऑन पेमेंट ऑफ फी, जिसको रेगुलराइज किया जाए, जिसको वैध किया जाए, सैंक्शन किया जाए, लेजिटिमेट किया जाए। इसका उल्टा है इलीगल, अवैधानिक, गैर कानूनी और अनऑथोराइज्ड जिसको कहते हैं, जिसको कि पेमेंट के द्वारा, एक फी के द्वारा, ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, जिसको कि रेगुलराइज किया जा सकता है, कानूनी किया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब वेटलैंड यहाँ पे सब्जेक्ट इसका वर्ब है इज, नॉट, निगेशन को दिखा रहा है, एडवर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है अनरजिस्टर्ड प्लॉट। अनरजिस्टर्ड एडजेक्टिव है, प्लॉट नाउन है। टू बी रेगुलराइज, ये पैसिव वॉइस में, किया जाना, ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, किसी पेमेंट के, फी के पेमेंट पर। इवन द आर्गुमेंट दैट दीज आर हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट्स मीन फॉर पब्लिक गुड, यहां तक कि ये एक समझने वाली बात है, आर्गुमेंट दैट दीज आर हॉस्पिटल्स, ये सारे हॉस्पिटल जो एयरपोर्ट्स, ये सारे पब्लिक फायदे के लिए हैं, यानी पब्लिक की भलाई के लिए हैं। कैन नॉट ऑटोमेटिकली जस्टिफाई द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, अपने आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सारे जो हैं ये पब्लिक के फायदे के लिए हैं, और इसको ऑटोमेटिकली, अपने आप ही, स्वचालित रूप से, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंस्टिंक्टिवली, इनहेरेंटली, ये एडवर्ब है। ठीक है। पब्लिक गुड यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। मैनुअली और डेलिबरेटली, मैनुअली कहने का मतलब बनाना किसी के द्वारा, डेलिबरेटली सावधानी से कह सकते हैं, तो जानबूझकर बनाया जाना। तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, औचित्य सिद्ध करना, वैलिडेट करना, रेशनलाइज करना, अनजस्टिफाइड और इनवैलिडेट, असंगत जिसको कह सकते, जस्टिफाई नहीं किया जाता इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे, यानी पर्यावरण के लागत पे, उसको ये दिखाते हुए उसको ये दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता। मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यह तर्क भी कि ये हॉस्पिटल और एयरपोर्ट पब्लिक की भलाई के लिए हैं, अपने आप में इन्वायरमेंटल कॉस्ट को सही नहीं ठहराया जा सकता। दोनों का अलग अलग मकसद है। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, ये पब्लिक के भलाई के लिए हैं, वो उसके यूज के लिए है, लेकिन इन्वायरमेंटल की जो चीजें हैं, पर्यावरण की जो चीजें हैं, वो सबसे अलग है। वो पब्लिक के यूज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बरिंगली, चिंता की बात यह है, ये एडवर्ब है। बरिंगली यहाँ पे एडवर्ब है। चिंतापूर्ण बात यह है दैट ट्रांजैक्शनल लॉजिक नाउ हैज अ लीगल कवर, कि यह जो ट्रांजैक्शनल लॉजिक को अब लीगल कवर मिल गया है, यानी कि लीगल कवर कहने का मतलब अब कानून भी इसको साथ दे रहा है। कानून भी, यानी कि जो जस्टिस सूर्यकांत के पैनल ने भी क्या इसको लीगलाइज कर दिया है। ट्रांजैक्शनल का मतलब हो गया लेन देन आधारित, कॉमर्शियल, बिजनेस लाइक, प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक। इसका मतलब ये है कि आप पर्यावरण को, जो नेचुरल चीज है, उसको आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये लॉजिकल बना दिया गया है। और कानून इसको कवर कर रहा है कि आप बड़े बड़े जो
पहाड़ हैं या जंगल जो है आप उसको खरीद सकते हैं, जिसपे कॉमर्शियल लेन देन पर आधारित ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। अब कानून भी क्या है, इसको सपोर्ट कर रहा है, कवर कर रहा है। द एग्जिस्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस डू एग्जेक्ट अ फाइन फॉर दोज हु बाईपास द नॉर्म्स। आगे क्या कहा जा रहा है, मौजूदा रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस उन लोगों से जुर्माना वसूलते हैं जिन्होंने नॉर्म्स को बाईपास किया है। द एग्जिस्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पूरी व्यापी पश्च दृष्टि जिसको कहते हैं, बैकवर्ड लुकिंग, पास्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग। तो क्लियरेंसेस जो है, क्लियरेंसेस यहाँ पे ये नाउन है, डू वर्ब है, एग्जैक्ट अ फाइन, फाइन लगाया जा सकता है फ्रॉम दोज हु बाईपास द नॉर्म, जो इन सारे नियमों को, नॉर्म्स को बाईपास करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए। फ्रॉम यहाँ पे प्रिपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हु दोज बाईपास द नॉर्म्स, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दोज के लिए आया है। आगे क्या कहा जा रहा है, बट द जन विश्वास अमेंडमेंट स्ट्रिप्ड अवे द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट for environmental lapses altogether, leaving only monetary penalties, thus converting compliance into a cost of doing business entry which a well capitalized proponent can budget for। इसको समझते हैं। लेकिन जन विश्वास अमेंडमेंट ने एनवायरमेंटल चूक के लिए जेल की धमकी को पूरी तरह से हटा दिया है। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बट द जन विश्वास अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे है ज्ञापन, स्मृति पत्र, एक मेमोरेंडम जिसको कह सकते हैं, सूचना, एक नियम जिसको कह सकते हैं। स्ट्रिप्ड अवे, उसको हटा दिया है, ये वर्ब है। द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट यानी कि खतरा जो है, जेल का खतरा, फॉर इन्वायरमेंटल लैप्सेस, किस चीज के लिए, इन्वायरमेंटल लैप्सेस। लैप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चूक, त्रुटियां, फेल्यूर्स, ओवरसाइट्स, कंप्लायंस और एक्यूरेसी, इसके एंटोनिम से। यानी कि खतरा जो है, कारावास का खतरा एनवायरमेंटल लैप्सेस के लिए, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कमियां हुई हैं, त्रुटियां हैं, उसको क्या हटा दिया गया, यानी कि उसको लेकर कारावास नहीं होगा। ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से क्या है, उसको हटा दिया गया है। लीविंग ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज, और किसको, ओनली क्या है, मॉनेटरी पेनल्टीज को। मॉनेटरी पेनल्टीज क्या है का मतलब केवल क्या है, उन लोगों पर कुछ क्या है, पेनल्टी लगाया जाएगा पैसे के रूप में। thus converting the compliance into a cost of doing business entry, और इसको ये बदलता है cost of doing business entry, यानी कि बिजनेस को करने का जो एक तरीका है उसमें इसको चेंज कर देता है। इसको समझते हैं, जिससे कंप्लायंस ऑफ कॉस्ट ड्रॉइंग बिजनेस एंट्री में बदला गया है, जिसको बदल दिया है कि आप जाके बिजनेस कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, कोई प्राकृतिक अगर जमीन है आप उसको खरीद सकते हैं और वहां पर अपना बिजनेस स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोर्ट का आदेश है जो कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से ये निर्णय लिया गया है, तो ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है एडिटर के द्वारा। विच इज अ वेल कैपिटलाइज्ड प्रोपोनेंट कैन बजट फॉर। प्रोपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, समर्थक, पक्ष प्रस्तुत करने वाला, एडवोकेट, सपोर्टर, इसका एंटोनिम्स के अपोनेंट और डिट्रैक्टर, यानी कि इसके विरोध में, इसके खिलाफ में जिसको कह सकते हैं, बल्कि इसके बेसिस को सपोर्ट करता है, इसकी जांच नहीं की जाएगी। राइट, विच अ वेल कैपिटलाइज्ड प्रोपोनेंट कैन बजट फॉर, पूरी तरीके से इसके वेल कैपिटलाइज्ड व्यवस्था को ये समर्थन करता है। किस चीज के लिए, बजट के लिए। बजट यहाँ पे क्या है, योजना, एलोकेट, प्लान, ओवरस्पेंड और बेस्ट, बर्बाद, बहुत ज्यादा खर्च करना, इसके बजट का वो समर्थन करता है। कौन, कोर्ट। द लेटेस्ट जजमेंट डज नॉट एग्जामिन दिस शिफ्ट, जो नया जो जजमेंट आया, लेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, जजमेंट यहाँ पे नाउन है, डज इसका वर्ब है, ये इसकी जांच नहीं करता है इस शिफ्ट, बट इंडोर्स इट्स प्रॉमिस ट्रीटिंग एनवायरमेंटल हार्म एज अ डेब्ट दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट। अब बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो विरोधाभास को बताएगा। एक तरफ तो लेटेस्ट जो जजमेंट आया है, जो निर्णय आया है, वो इसमें जांच करने का आदेश नहीं दिया गया, डज नॉट एग्जामिन दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट की वो जांच नहीं करता है, लेकिन इंडोर्स इट्स प्रीमिस। प्रीमिस का मतलब यहाँ पे क्या है, मूलाधार, जो आधार है, एजम्पशन, बेसिस, कंक्लूजन, रिजल्ट, उसका परिणाम और जो उसका निष्कर्ष है, बल्कि इसके बेसिस को सपोर्ट करता है। एनवायरमेंटल नुकसान को एक दर्ज मानता है जिसे बाद में चुकाया जा सकता है। कोर्ट का निर्णय ये आया है, ये इसको सपोर्ट करता है। इंडोर्स का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, उससे सहमति जताता है, इस प्रेमिसेस से, इस आधार से वो सहमत है।
ट्रीटिंग इन्वायरमेंटल हार्म यानी कि पर्यावरण का जो नुकसान है, पर्यावरण नुकसान को ये ट्रीट करते हुए किस तरीके से एज अ डेट, एक प्रकार उधार की तरह इसको ट्रीट कर रहा है, जिसको कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना कोई बिजनेस स्थापित करना चाहता है और जंगलों की कटाई कर रहा है, तो वो कोर्ट उसको आदेश देगा और उसके बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बाद उसका कॉम्पनसेशन क्या होगा, वो कैसे सेटल करेगा कि वहां पे उसको और दूसरे तरीके से कोर्ट उसको क्या है सेटल करने के लिए कहेगी। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी किस तरीके से किया जा सकता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। द कोर्ट इंसिस्ट दैट रिड्यूसिंग वायलेशन टू सिविल पेनल्टीज डज नॉट वीकन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। प्रेमिसेस यहाँ पे नाउन है, बजट नाउन है, प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है, लैप्सेस यहाँ पे वर्ब है, इम्प्रिजमेंट यहाँ पे नाउन है, रिस्पेक्ट एडजेक्टिव है, ट्रांजैक्शनल एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे। प्रिकॉशनरी यहाँ पे क्या है, सावधानी पूर्वक, प्रिवेंटिव कॉशस सावधानी से, केयरलेस रेकलेस यानी कि जिसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से कह सकते हैं, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह असावधान जिसको कह सकते हैं। तो आगे कोर्ट का क्या डिसीजन है, कोर्ट इस बात पर जोर देता है कि वायलेशन को सिविल पेनल्टी में कम करने से प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कमजोर नहीं होता। वाह क्या बात है, इसको समझते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो वीकन नहीं होता, कमजोर नहीं होता। कोर्ट इंसिस्ट दैट रिड्यूसिंग वायलेशन यानी कि वायलेशन को कम करते हुए किसमें, सिविल पेनल्टीज में, सिविल पेनल्टीज में यानी कि उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। डज नॉट वीकन ये कमजोर नहीं करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, सावधानी पूर्वक किया गया कार्य जो है सिद्धांतों को या नॉर्म्स को कमजोर नहीं करता है। आगे कहा जा रहा है प्रिंसिपल मीन टू बी प्रिवेंट इनवर्सिबल हार्म कैन नॉट बी ऑनर्ड बाय प्राइजिंग द हार्म एंड कलेक्टिंग बाय द चेक। इसका मतलब है लेकिन इन्वर्सिबल नुकसान को रोकने के लिए बने प्रिंसिपल को नुकसान की कीमत पर तय करके चेक लेकर पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बात ये भी की जा सकती है, ये बट क्या है विरोधाभास को दिखा रहा है। यहाँ तो एक ने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये उसके वायलेशन को नहीं करता है, सिविक पेनल्टी जो है वो उसको उसके प्रिंसिपल को कमजोर नहीं करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि प्रिंसिपल का सिद्धांत का मतलब यहाँ पे ये है टू प्रिवेंट इन्वर्सिबल हार्म। इन्वर्सिबल का मतलब यहाँ पे क्या है, अपरिवर्तनीय, परमानेंट, फाइनल जो है, अस्थाई, रिवर्सिबल टेम्पररी अस्थाई जिसको बदला जा सकता है। प्रिवेंट इरिवर्सिबल अस्थाई हार्म को, नुकसान को कैन नॉट बी ऑनर्ड, इसको पूरा नहीं किया जा सकती द चेक यानी कि किसी चेक को देकर किसी भी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरण के नुकसान को। द consequences आर इंसिडेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गेटिंग फ्लैटेंड बाय सीरियस मॉनसून एक्टिविटी। आगे कहा जा रहा है इसका नतीजा यह होता है कि गंभीर मॉनसून एक्टिविटी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ठप हो जाते हैं। द consequences आर इंसिडेंट्स, इसके जो परिणाम हैं इंसिडेंट्स, वो सारे इंसिडेंट्स हैं, वो सारी क्रियाएं हैं किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गेटिंग फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का मतलब यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी ढांचा, प्राइसिंग मतलब मूल्य निर्धारण करना, बुनियादी ढांचा कहने का मतलब फैसिलिटीज, फ्रेमवर्क, डिसऑर्गेनाइजेशन, क्योस का मतलब यहाँ परेशानी कह सकते हैं, अव्यवस्था कह सकते हैं। फ्लैटेंड का मतलब समतल कर दिया, स्थगित कर देना, लेवल्ड, स्क्वैश्ड, इलेविडेट एंड रेज्ड, उसको उठाना, विस्तृत करना, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। प्राइसिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इन्वर्सिबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैंडेट को भी देख लेते हैं, मैंडेट आदेश निर्देश, डायरेक्टिव कमांड, ओपिनियन और सजेशन। एप्रोटस तंत्र व्यवस्था, एप्रोटस यहाँ पे नाउन है। सिम्टम मैकेनिज्म और डिसएरे डिसऑर्डर, डिसएरे का मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है गड़बड़ी। अब इसको पूरा समझते हैं। प्रोजेक्ट गेटिंग फ्लैटेंड बाय सीरियस मॉनसून एक्टिविटी, जब सीरियस मॉनसून आता है तब ये जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। द सेंटर वुड बी वेल एडवाइज टू रीड दिस ऑर्डर नॉट एज अ लाइसेंस टू मल्टीप्लाई एमनेस्टी स्कीम बट एज अ मैंडेट टू रिपेयर द क्लियरेंस एप्रोटस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सेंटर को यह सलाह दी जाएगी
कि वह इस ऑर्डर को एमनेस्टी स्कीम जो माफी है, राज्य क्षमा जिसको कहते हैं, बहुत लाइसेंस टू मल्टीपल एमनेस्टी स्कीम्स, बहुत सारे माफीनामा जो स्कीम है उसके बारे में बात की जा रही है। बट एज अ मैंडेट टू रिपेयर द क्लियरेंस apparatus, बल्कि क्लियरेंस सिस्टम को ठीक करने के मैंडेट को के तौर पर पढ़े या देखे। मैंडेट का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे समझा आदेश, निर्देश। बट एज अ मैंडेट टू रिपेयर, एक मैंडेट के रूप में किस चीज के लिए? रिपेयर करने के लिए द क्लियरेंस ऑफ apparatus के यानी तंत्र व्यवस्था को क्लियरेंस करने के रूप में भी इसको देखे। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर को यह सलाह दी जाएगी कि वह इस ऑर्डर को एमनेटी स्कीम कहने का मतलब माफीनामा स्कीम, ये याचना स्कीम के रूप में देखे, बढ़ाने के लाइसेंस के तौर पर न पढ़े, इसको ना देखा जाए, इस लाइसेंस को ऑर्डर नॉट एज अ लाइसेंस टू मल्टीप्लाई, इसको बढ़ाने के रूप में न देखे, बल्कि एज अ मैंडेट टू रिपेयर द क्लियरेंस apparatus, बल्कि क्लियरेंस सिस्टम को ठीक करने के मैंडेट के तौर पर पढ़े। राइट, तो इसमें बहुत सारे अभी और अमेंडमेंट्स किए जाने वाले हैं। ये एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सो if you like my video describing the contents, please subscribe and share my videos as much as possible. So that's all for the day. We'll meet in our next session with another editorial. Till then, goodbye and take care.